नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 7 जुलाई 2021 बुधवार। और ये वीडियो है कि काफ़ी डाइटिशियन जैसे विश्वरूप रॉय, छोटे गांधी वगैरह दूध का क्यों विरोध करते हैं। और उनकी विरोध करना तो उनकी मर्जी, उनके स्पीच में, कारणों में मिसलीडिंग स्टेटमेंट कितने होते हैं। झूठे स्टेटमेंट, झूठे तो नहीं पर मिसलीडिंग, मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, उनके सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। और उसके पीछे मिशनरी लॉबी, उसके पीछे मिशनरी लॉबी है। मिशनरी लॉबी क्या कहती है कि जो भी दूध का विरोध करेगा हम उसको प्रमोट करेंगे। और ये प्रमोट का मैकेनिज्म बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है कि लेकिन जो विरोध करने वाले वो समझ जाते हैं कि यदि मैं दूध का विरोध करूंगा तो YouTube मुझे प्रमोट करेगा, कॉर्पोरेट मुझे बुलाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी काफी जो विदेशी MNC, विदेशी कंपनियां हैं, वहां पे मिशनरी की बहुत बड़ी लॉबी है। तो वो भी जब अपने एम्प्लॉय को लिए डाइट के लिए एडवाइस करने के लिए अलग अलग डाइटिशियन को बुलाते हैं, तो वो उनको बुलाते हैं जो दूध का विरोध करते हैं। तो इसको वर्च्यू सिग्नलिंग बोलते हैं एक तरह से, कि मैं इस तरह की बात करूंगा तो YouTube मुझे प्रमोट करेगा, मैं इस तरह की बात करूंगा तो कंपनियां मुझे ज्यादा बुलाएगी अपने एम्प्लॉय को डाइट की एडवाइस देने के लिए। तो डाइटिशियन है वो अक्सर इस आधार पे अपने स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। तो दूध के बारे में उन्होंने जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए थे वो पहले आप देखिए। अच्छा, उनकी एक चैनल है वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि वो बार बार बोलते थे कि कोरोना से कोई मर नहीं रहा, कोरोना से कोई मर नहीं रहा। यूट्यूब की ये पॉलिसी थी कि जो भी ये बोले कि कोरोना से कोई मर नहीं रहा, उसकी वो वीडियो डिलीट कर देते थे। तो 2-3 वार्निंग के बाद चैनल डिलीट कर देते थे। तो उन्होंने अपने पुराने इस वीडियो को दोबारा डाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे उनका नाम जो भी है और मिल्क, तो आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने दूध के बारे में कहा है। तो वो वीडियो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और उसका आज के लॉकडाउन से बहुत बड़ा रिलेशन है। उनको मिसलीडिंग स्टेटमेंट करने की आदत है अपने फायदे के लिए, और वो बार बार इसका करते हैं। और उसकी वजह से कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, पूरे देश का भी नुकसान हो सकता है उनको प्रमोशन जिस तरह से मिल रहा है यूट्यूब वगैरह से। अब काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मैं उनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। तो देखो भाई, 2011 में, अप्रैल 2011 में जब पूरा ब्रह्मांड ये दुरात्मा अन्ना और महात्मा अरविंद गांधी और किरण बेदी की आरती उतार रहा था और प्रशांत भूषण, तभी भी मैं बोलता था कि ये फ्रॉड लोग है, कि दुरात्मा अन्ना बिन पेंदे का लोट है, उसको पब्लिसिटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो आज तो वो दिख रहा है। महात्मा अरविंद गांधी आज वो कंपलसरी वैक्सीनेशन को विरोध सपोर्ट कर रहा है, लॉकडाउन को उसने सपोर्ट किया, बाकी क्या रखा उसने। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना कि वो भी NWO या जो भी बोलो उसी का आदमी है। किरण बेदी कुछ नहीं और RSS में जुड़ गई। पता था कि दिल्ली का चुनाव जीतने की सिर्फ 1% संभावना है, तो भी लालच नहीं रोक पाई। तो ये बातें मैं उनके बारे में 2011 में बोल रहा था, और लोग मेरे को भला बुरा कह रहे थे कि कांग्रेस का एजेंट होगा। मैं ये भी बोल रहा था कि जन लोकपाल एक नॉनसेंस प्रपोजल है। आज कम से कम कार्यकर्ताओं का स्तर इतना ऊपर आ गया है कि वो जन लोकपाल का ड्राफ्ट पढ़ सके। वो पढ़ लीजिए आप, 45 पेज जन लोकपाल 2 और 28 पेज, गिन के बोलता हूं 23 या 28 पेज जन लोकपाल 1, दोनों के दोनों कचरा है, एकदम कचरा है। तो जब मैं जन लोकपाल के खिलाफ बोलता था तभी भी मुझे ये भला बुरा कहते थे कि ये प्रो करप्शन है, ये कांग्रेस का एजेंट है, ये RSS का एजेंट है। और आज भी मैं छोटे गांधी, विश्वरूप छोटे गांधी के बारे में बोलता हूं तो ये बात सुनने मिलेगी। पर मैं अब मूल बात पे आता हूं। उनके दूध के वीडियो पहले देख लीजिए। जो भी उनके समर्थक है या उनकी जो वकालत का जो दूध का ओरिजिनल यूट्यूब का वीडियो था, वो दोबारा कोरोना काल टीवी पे डाल दे ताकि आप देख सको। अब उनके वीडियो में पहले तो बहुत ही पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट थी कि दूध अच्छा है लेकिन बछड़े के लिए। ये सारे मोरल आर्ग्यूमेंट हो गए, ये पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट है जिसका जवाब राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे वीडियो में दे दिया है कि भाई गाय को जब अच्छा खाना खिलाया जाता है तो वो 3 गुना 4 गुना दूध देती है अपने नॉर्मल कैपेसिटी से। नॉर्मली मान लो वो 3 लीटर दूध दे रही हो, लेकिन अच्छा खाना खिलाया जाए तो वो 5 लीटर 10 लीटर तक दूध दे सकती है। तो यदि 7 लीटर दूध इंसानों के लिए लिया जाता है तो बछड़े के लिए दूध कम नहीं पड़ने वाला। पर वो सारे आर्ग्यूमेंट एक डायटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते। मिसलीडिंग स्टेटमेंट उन्होंने 2-4 किए थे। एक तो उन्होंने कहा कि गाय का दूध क्यों पीना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की वजह से।
और वियतनाम में कोई गाय का दूध नहीं पीता, कम पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, और वहां कैल्शियम डेफिशिएंसी सबसे कम है। ये दोनों स्टेटमेंट सच है, लेकिन देखो कितना मिसलीडिंग है। वियतनाम में गाय रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि जंगल प्रदेश है, स्वाम्पी, काफी दलदल वाला प्रदेश थे, अब थोड़े दलदल कम हुए, बारिश बहुत गिरती है, वहां घास के मैदान कम है क्योंकि बहुत ज्यादा वनस्पति मतलब टॉल ग्रास वगैरह उगती है, तो वहां पे गाय को रखना बहुत कठिन काम है, इसलिए वहां कोई गाय नहीं रखता, भैंस भी नहीं रखता। अब धीरे धीरे उन्होंने रखना शुरू किया है। लेकिन वहां के लोग मछली बहुत खाते हैं, मीट बहुत खाते हैं, और जब कोई आदमी मछली या मीट या चिकन खा रहा होता है, तो जैसे चिकन खा रहा है तो उसकी जो बड़ी हड्डी है टांग वाली वो फेंक देंगे, लेकिन अपने आप जब मीट खाते हैं तो जो छोटी हड्डियां होती है वो साथ में चबा लेते हैं। अब मीट में कैल्शियम होता है और जो छोटी हड्डियां होती है उसमें तो कैल्शियम होगा ही, हड्डियों में कैल्शियम होता है, तो अपने आप जो आदमी मीट खाने वाला होता है, मछली खाने वाला होता है, इस तरह से कुछ कुछ मछलियां होती है जैसे झींगा या अलग अलग जो सी फूड होते हैं, उसमें भी वो करीब करीब पूरा खा जाते हैं। तो उसके जितनी हड्डियां हैं उसमें कुछ कुछ में एक्सोस्केलेटन होता है, यानी हड्डियां बाहर की साइड पे होती है, तो वो हड्डियां जब खाते हैं तो कैल्शियम उनको मिल जाता है। तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुआ कि देखो वियतनाम के लोग दूध नहीं पी रहे, उनमें कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, यानी तुम दूध मत पियो तो तुम्हारे में भी कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये गलत है क्योंकि वहां के लोग मीट और मछली खा रहे हैं, यहाँ के लोग तो मीट और मछली नहीं खा सकते, सिवा कि भारत में जो कोस्टल एरिया है। और अब फिर भी देखो जो जहाँ भारत का कोस्टल एरिया है वहां पे गाय कम है, तो वहां लोग अपने आप लोग वैसे ही मछलियां ज्यादा खाते हैं। फिर इसी तरह से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, तो वहां पे गाय का पालन करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वहां बहुत बारिश पड़ती है। वहां पे बांग्लादेश तो एक समय पे पूरा जंगल था और दलदल वाला जंगल था, और जो वहां पे घास के मैदान न के बराबर होते हैं क्योंकि इतना पानी भर जाता है बारिश के समय कि वो काफी समय तक वो दलदली हिस्सा दलदल रहेगा। तो वहां पे गाय पहले भी कम थी, अब धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा थोड़ी बहुत आ गई, पर आज की तारीख में कम और वहां के लोग काफी मछलियां खाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे यदि कोई दूध नहीं पीता तो उसको असर नहीं पड़ेगी। तो ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्यों दिया? देखो इनको झूठ बोलने की आदत है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट टेक्निकली झूठ नहीं हुआ, आजकल कोई झूठ नहीं बोलता, ब्लैक एंड व्हाइट में झूठ नहीं बोलता, आज के जमाने में पकड़े जाएंगे तो फटाफट लोग गूगल करके पकड़ लेंगे। लेकिन मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्या है? ये बोलना कि देखो वियतनाम में कोई दूध नहीं पीता, वहां पे कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, तुम दूध पीना छोड़ दो, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरा कि भाई दूसरा पॉइंट रेस किया कि भाई गाय कहां से कैल्शियम लाती है? वेजिटेबल खा के, मतलब सब्जियां खा के या तो घास खा के, लेकिन उतनी घास आप नहीं खा सकते, या गाय या हाथी या जितने भी प्राणी होते हैं क्योंकि दिन भर उनको घूमना होता है इसलिए उनका कैलोरी कंजम्पशन बहुत हाई होता है। उतना घास आप खाओगे तो पचा ही नहीं पाओगे क्योंकि अब आदमी की इतनी कैलोरी कंजम्पशन तो बचा नहीं है। दूसरा, हमारे अंदर जो अपेंडिक्स का ऑर्गन है जो कि कठोर चीजों को पचाने में काम आता है, गाय में, हाथी में, किसी भी जानवर में अपेंडिक्स, जो पेड़ होता है उसमें जो तने का हिस्सा होता है, ब्रांच या जो उसमें ज्यादा कैल्शियम होता है, और जो हरा भाग होता है उसमें कैल्शियम कम होता है। कुछ कुछ वनस्पतियों में जैसे पालक में, हरे भाग में भी कैल्शियम काफी होता है। लेकिन आदमी हम क्या खाते हैं? हम किसी भी वनस्पति का सॉफ्ट हिस्सा जो खाते हैं, या जैसे कि पत्तियां हैं या तो जूसी पार्ट है, टमाटर है तो टमाटर की हम तो उसकी ब्रांच नहीं खाते, उसका तना नहीं खाते, लेकिन उसका सिर्फ जो उसका फल होता है, टमाटर सब्जी होती है, वही खाते हैं, जो जूसी पार्ट होता है। तो जो जूसी पार्ट होते हैं उसमें कैल्शियम कम होता है, और जो तने वाला भाग होता है उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। अब हाथी है वो तो छोटी छोटी जो ब्रांच होती है वो भी खा जाता है, गाय है वो भी छोटी ब्रांच खा जाती है, और घास जब खाएगी तो घास के नीचे जो जड़ होगी वो भी खाने में आ जाएगी, तो उससे उसको कैल्शियम मिल जाता है, और उसका कैल्शियम का एक हिस्सा हमें दूध के द्वारा मिलता है। तो यदि हम सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे और यदि दूध निकाल लेंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा। अब दूसरे भी इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी में एक अजीब तरह का पॉजिटिव फीडबैक है कि यदि विटामिन डी शरीर में है तो ही आप कैल्शियम, तो ही शरीर है वो कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब करके उसको पचा पाता है, और यदि कैल्शियम है बॉडी में तो ही विटामिन डी पूरी मात्रा में बनेगा। और दूसरा भी इनडायरेक्ट फैक्टर आता है कि यदि आपके बॉडी में कैल्शियम कम है तो आपकी हड्डियां ज्यादा दुखेगी, आपको थोड़ा मसल्स कमजोर होंगे, तो घूमने फिरने का मन कम होगा, तो सनलाइट कम हो जाएगी। तो ये एक अजीब तरह का थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट है, थोड़ा फिजिकल पार्ट है। तो
यदि कैल्शियम कम हो गया बॉडी में तो विटामिन डी भी कम हो जाएगा और उसके बाद और फिर कैल्शियम कम हो जाएगा। तो इसके लिए दूध पीना मेरे मानने में जरूरी है, पर वो पॉइंट नहीं है, वो मानते हैं दूध जरूरी नहीं है तो उससे वो गलत आदमी नहीं जाता, पर जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया वो ध्यान देने की बात है कि ये वियतनाम का उन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्यों दिया था। दूसरा उन्होंने तर्क किया कि भाई ऐसी बात है कि भाई मजबूत हड्डियां होती है तो हाथी का दूध पियो। अरे भाई सऊदी अरेबिया में लोग ऊंट का दूध पीते ही है, आज से मतलब वर्षों से पीते हैं, 3000-4000 साल से पीते हैं, और उसमें भी वहां पे बकरी का दूध पीते हैं, लैम्ब जो उसका दूध पीते हैं और ऊंट का दूध पीते हैं। और वहां के वैद्य भी, ये हजारों साल पहले की बात है, 3000 साल 4000 साल पहले की बात, भारत आके स्टडी करके उन्होंने देखा कि गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन गाय ले गए, लेकिन वहां पर गाय का पालना बहुत मुश्किल है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने वहां से कंसेप्ट डेवलप किया कि भाई गाय हम पाल नहीं सकते तो चलो ऊंट का दूध पीते हैं। तो आज भी सऊदी अरेबिया में, जो अब तो सऊदी अरेबिया में अधिकतर धनी है, लेकिन आप यमन और उस एरिया में जाओगे जहां पे कभी भी काफी गरीब बस्ती है, तो गरीब लोग हैं वो बकरी का दूध पीते हैं, और जो थोड़े बहुत अपर मिडिल क्लास के, अपर क्लास के लोग हैं वो ऊंट का दूध पीते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट कितनी मिसलीडिंग है कि यदि आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो हाथी का दूध पियो। अरे भाई हाथी का दूध बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन ये नहीं। और दूसरा, हाथी में वो इलास्टिसिटी नहीं है कि आप ज्यादा दूध पिलाओ तो वो ज्यादा दूध देगी, और बेसिकली हाथी है वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, और वो डोमेस्टिक यानी कि कुछ एक काम में आ सकता है काफी ट्रेनिंग के बाद, पर जितनी आसानी से हम गाय या ऊंट को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं उतना आसानी से। तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गया कि बात गाय के दूध की चल रही है और आपने बीच में हाथी को ला दिया, और लाना ही था किसी बड़े जानवर को तो ऊंट को क्यों नहीं लाया? क्योंकि ऊंट को लाए होते तो तुरंत आदमी बोलता कि नहीं नहीं भाई, वो अरब कंट्री देख लो, इजिप्ट देख लो, यहाँ तक कि ईरान देख लो, यहाँ तक कि भारत के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, कच्छ और जो राजस्थान के कुछ एरिया, वहां भी ऊंट पीने की ट्रेडिशन काफी सालों की थी। स्वतंत्रता के बाद वहां पे जब दूध का सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से दूध बनके ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ, इसलिए दूसरे प्रदेशों से गाय का दूध बनके वहां पे जाने लगा राजस्थान और कच्छ में, इसलिए वहां पे फिर अब ऊंट के दूध पीने की ट्रेडिशन है वो कम हो गई। लेकिन जहां पे गाय का दूध अवेलेबल नहीं था वहां पे लोग बकरी का दूध पीते थे, और कहीं कहीं पे ऊंट का दूध भी पीते थे। अब इस पूरे के पीछे कहानी, यहाँ पे मिशनरी कहां से आ गए? देखो, ये अंग्रेजों को काफी टाइम से भारत में बड़े पैमाने पे गौ हत्या करनी थी। आप दीक्षित जी पे की कुछ वीडियो सुनोगे तो उसमें आएगा कि भारत में मुस्लिम राजाओं ने जितनी गौ हत्या नहीं की उससे कई गुना ज्यादा, मतलब उनके अनुसार मुस्लिम राजाओं ने गौ हत्या बहुत कम की है, और वो फैक्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बड़े पैमाने पे गौ हत्या शुरू हुई है वो अंग्रेजों के आने के बाद हुई है। मुस्लिम राजाओं में बाबर ने तो अपनी जो जीवनी है, बाबरनामा जो उसने लिखा, उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में गौ हत्या मत होने देना। अकबर ने गौ हत्या पे बैन लगाया था, फांसी की सजा थी, दिल्ली में कोई गौ हत्या करता था तो फांसी की सजा थी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि बाबर से पहले हुआ, उसने गौ हत्या को काफी प्रमोट किया, लेकिन बाद में उसके सैनिकों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने उसका विरोध किया कि पर गौ हत्या की वजह से हमें खेती में बहुत नुकसान जा रहा है। वो कैसे नुकसान जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी गौ हत्या पर को जो एनकरेज कर रहा था वो उसने बंद कर दिया। फिर औरंगजेब ने गौ हत्या को एनकरेज करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ही गलत डिसीजन है। अब हम तो चलो भारत में गाय के पुजारी है, गाय में विश्वास, गाय को माता मानते हैं। पाकिस्तान का पंजाब राज्य वहां पर गौ हत्या पर बैन है। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य ने क्यों गौ हत्या पर बैन लगाया? उसके पीछे प्योरली इकोनॉमिक साइंटिफिक रीजन है। और वहां पे वैसे बैन लगता है, बैन हटता है। वहां पे इस्लामिक लॉ भी है जो कि कहती है कि नहीं, गौ हत्या बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, क्योंकि जहां भी जो भी उनको चीज हिंदू धर्म से जुड़ी दिखती है उसका विरोध करना उनका एक ही काम है। और जहां पे जैसे ही वो किसान लॉबी, जब परेशानी उनकी बढ़ जाती है तो किसान लॉबी जब थोड़ी पावर में आती है, या तो इस्लामिक लॉबी जब थोड़ी कमजोर हो जाती है तो किसान लॉबी आती है, वो गौ हत्या पे फिर से बैन लगा देती है। तो इसमें बहुत सीधा सा कारण है कि हर एक जानवर का जो गोबर है, भैंस का या तो दूसरे जानवरों का, उसमें से गाय का जो गोबर है वो खेती के लिए जमीन की उर्वरता, फर्टिलिटी इंप्रूव बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम आता है। इसलिए अंग्रेजों का भी यही ध्येय था कि जितनी ज्यादा गाय कटेगी उतनी ज्यादा खेती कमजोर होगी। अब आज की तारीख में मिशनरी गाय को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते आपको कि गाय का दूध बंद करो, भैंस का दूध पियो।
क्योंकि वो तो पता है सबको कि भाई भैंस के दूध में चलो चर्बी ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल वो डैमेज ज्यादा करता है। ये भी नहीं बोल सकते कि देसी गाय का दूध बंद कर दो, जर्सी गाय का पियो। कोशिश हो रही है कि जितना हो सके उतना जर्सी गाय को प्रमोट किया जाए, जितना हो सके उतना भैंस को प्रमोट किया जाए। जैसे अमूल ने क्राइटेरिया बना दिया कि दूध में चर्बी जितनी ज्यादा होगी उतना भाव ज्यादा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली देसी गाय का दूध है वो डाउनग्रेड हो गया। पर अंत में मिशनरियों ने देखा कि एक आर्ग्यूमेंट सबसे अच्छी चल सकती है कि दूध ही पीना बंद कर दो। तो अब दूध में जो प्रॉब्लम है वो किस लिए है, क्योंकि दूध में फॉर्मेलिन मिलाया जाता है, गाय को हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, गाय को ढेर सारे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, गाय को धूप में घूमने नहीं दिया था, वरना गाय के दूध में विटामिन डी होता है। पर कब होगा, जब गाय को यदि धूप में घुमाते हैं तो, जो कि उसका नॉर्मल काम है। गाय को नॉर्मली क्या अच्छा लगता है कि उसको बैठे बैठे खाना अच्छा नहीं लगता, उसको मैदान में घूमते घूमते खाना अच्छा लगता है, उसकी ये प्राकृतिक उसकी आदत है। तो इस तरह से यदि गाय को मैदान में छोड़ के और वो मैदान में बैठ के खाना खा रही है, मैदान में घूम के खाना खा रही है, तो अपने आप उसके बॉडी को सनलाइट मिलेगी। और जो कुछ डिटेल में आपको स्टडी करना हो तो देसी गाय का सूर्य नाड़ी, और वो एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि देसी गाय का दूध क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें सूर्य नाड़ी होती है, जर्सी गाय वगैरह में नहीं होती। पर जो और अब उसको तो वो यदि धूप में घूमती है और घास खाती है तो अपने आप उसके बॉडी में विटामिन डी ज्यादा आ जाएगा, बॉडी में ज्यादा आ जाएगा, तो दूध में ज्यादा आ जाएगा। अब आजकल गाय को क्या करते हैं कि एक ही जगह बांध के रखते हैं और खाना खिलाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं और उसके बॉडी में विटामिन डी कम हो गया, क्योंकि वो धूप में नहीं घूम रही गाय। तो उसके बॉडी में विटामिन डी कम हो गया तो उसको अब बीमारियां ज्यादा होगी, तो उसको ढेर सारे एंटीबायोटिक खिलाए जाते हैं। और आजकल गायों को वैक्सीन देना भी शुरू कर दिया है, मुर्गियों को भी वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खिलाना, धूप में ना घुमाना, फिर हार्मोन के इंजेक्शन देना, उसकी वजह से गाय के दूध में काफी इंप्योरिटी आ गई है। तो जो आदमी गाय के दूध का विरोध कर रहा है वो ये नहीं बोल रहा कि भाई गाय के दूध से रिलेटेड हमें कानून सुधारने चाहिए कि भाई गाय को यदि एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसका दूध है वो मार्केट में नहीं बेचा जाएगा, या तो देने ही नहीं चाहिए एंटीबायोटिक। पर चलो मान लो दे भी दिए, फिर दूसरा कि गाय को मिनिमम 2-3 घंटे धूप में घुमाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो भारत में एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं। लेकिन एंटीबायोटिक एनफोर्स करना पॉसिबल है कि भाई एंटीबायोटिक यदि दिए जा रहे हैं तो उस गाय का दूध मार्केट में नहीं आना चाहिए। तो अपने आप जब एंटीबायोटिक का सप्लाई बंद कर दिया तो किसान को गाय को, या तो जो गोपालक है उसको गाय को धूप में घुमाना ही पड़ेगा। दूसरा कि भाई गाय को हार्मोन का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, वो भी पकड़ा जा सकता है ट्रेस में, क्योंकि वो हार्मोन है वो थोड़ा दूध में है। गाय के दूध में फॉर्मेलिन वो तो खुद डेयरिया ही मिलाती है, सरकार ने कानून बना के रखे हैं कि इतना फॉर्मेलिन मिला सकते हैं। तो वो सारे कानून हटाने की बात कहीं नहीं कहीं विश्वरूप छोटे गांधी ने कि भाई इतने गलत कानून है गाय के दूध से या दूध इन जनरल दूध से रिलेटेड, वो हटा दो। उन्होंने यही बोला कि दूध पीना बंद कर दो। तो वो मिशनरियों की लाइन ऑफ थिंकिंग की कि भारत में लोग यदि दूध पीना बंद कर देते हैं तो गो हत्या को अपने आप बड़े पैमाने पे एनकरेजमेंट मिलेगा, और गो हत्या को एनकरेजमेंट मिलेगा तो अपने आप गोबर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो अपने आप भारत की भूमि की जो उर्वरता है बची कुची वो भी धीरे धीरे और कम होनी चाहिए। तो ये पूरा षड्यंत्र जो है कि गाय का दूध मत पियो, वो सिर्फ शरीर कमजोर करने के लिए नहीं है, वो शरीर के साथ साथ खेती को भी कमजोर करने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि गाय का दूध महंगा है, वो तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो काफी महंगा है भैंस के दूध के मुकाबले। और वो क्यों सस्ते, वो तभी अफोर्डेबल हो सकता है कि जब मंदिरों का पैसा गाय को मिले, जो कि 1950 तक हो रहा था। 1950 तक हर एक मंदिर में जितना दान आता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गायों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंटेन करने में खर्च होता ही था, और उसी से गाय का दूध अफोर्डेबल बना था। और उसी आज भी जब तक मंदिरों का पैसा फिर से गाय के पालन में आना शुरू नहीं होगा तब तक ये गाय का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबली या तो इवन ब्रेक इवन उस बेसिस पे चलना नामुमकिन है। पर वो एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अभी डायटिशियन जितने भी है जो कि गाय के दूध, जो कि दूध का विरोध करते हैं, वो ऐसा तो बोल नहीं सकते ना गाय का दूध मत पियो बाकी सारे दूध पियो। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि उनको पता है कि वो दूध का विरोध करेंगे तो उनको यूट्यूब वगैरह से कॉर्पोरेट जो मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशों की कंपनियां, उनसे उनको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलेगी। और इसलिए ये
गलत और मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोलते हैं कि देखो वियतनाम में कोई दूध नहीं पीता, वहां पे कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है। ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है क्योंकि वहां के लोग मीट खाते हैं। फिर ये बात को भी हाइड करते हैं कि सऊदी अरेबिया में लोग ऊंट का दूध पीते हैं, और वो भी उन्होंने शुरू किया था हजारों साल पहले, मतलब कुछ 5000 साल पहले उन्होंने ऊंट का दूध पीना शुरू किया था। क्यों किया था? फिर दूसरा कि भारत के अंदर जितना नॉनवेज वियतनाम के लोग खाते हैं उतना हम नॉनवेज खा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां सी फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां घने जंगल है, जाके आबादी कम है, और जो तटीय प्रदेश है वहां आबादी काफी ज्यादा है। तो जंगल वहां पे ज्यादा है, इसलिए वो जंगलों से भी हंटिंग करके खाना ला सकते हैं। अब तो खैर उगाते हैं, लेकिन वो भी जो मीट वगैरह उगाते हैं उसकी वजह से अब उनकी हेल्थ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। अब इसका आज के दिन से क्या ताल्लुक? एक जो दूसरा वीडियो बना जिसमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जो दूध पीते हैं गाय का वो तो मेरे पास पर वो फ्रॉड, वो मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। क्योंकि यदि आप स्टेटमेंट कर रहे हो तो आप ऐसा थोड़ा बोल सकते हो कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उसी के आधार पर मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं। यदि स्टेटमेंट कोई करना है दूध के बारे में तो वो पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल लेके करना चाहिए। आज कोई डॉक्टर कहे कि भाई मेरे पास ये 10 पेशेंट आए और उस 10 पेशेंट के आधार पर मैंने जो एडवाइस दी वो अब भारत के 100 करोड़ लोगों पे अप्लाई, या तो मेरे पास जो 1000 पेशेंट आए उस 1000 पेशेंट के आधार पे मैंने जो एडवाइस तैयार किया वो भारत के 100 करोड़ लोगों पे अप्लाई करो, तो वो तो मेथोडोलॉजी ही गलत हो गई, और वो तो हर एक आदमी को पता है कि ये गलत मेथोडोलॉजी है। तो पहले उस स्टेटमेंट के पीछे मोटिव था, मोटिव क्या था वो देखिए। मोटिव ये था कि भारत के लोग दूध पीना बंद कर दे, और दूध पीना बंद करें तो उससे किस लॉबी को फायदा होता है? तो सबसे पहले मिशनरी लॉबी को कैसे फायदा होता है कि जो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है गाय, वो पिक्चर में से निकल गई, यानी हिंदू धर्म कमजोर हो गया। मैं साफ बोलता हूं, हिंदू धर्म कमजोर हो गया। यदि हिंदू धर्म मतलब कौन से? आप नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के हिंदू धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि गाय कभी भी उनका इंटीग्रल हिस्सा रही ही नहीं है, क्योंकि वहां पे गाय को पालना इतना मुश्किल होता है कि वो लोग गाय रखते नहीं थे, और इसलिए वहां पे जो हिंदू धर्म का वर्जन है नॉर्थ ईस्ट में और ये वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में जो हिंदू धर्म का वर्जन था उसमें कभी गाय की सेंट्रल भूमिका नहीं रही है। लेकिन बाकी जो प्रदेश है जैसे यूपी है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां पे गाय हमेशा हिंदू धर्म का एक बहुत सेंट्रल फिगर रही है, और यदि गाय निकल जाती है पिक्चर में से तो अपने आप हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पिलर टूट गया। तो इस एंगल से मिशनरी ने और जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि जो भी आदमी गाय के दूध का विरोध करेगा या दूध का विरोध करेगा, गाय के दूध का तो कोई विरोध कर नहीं सकता, इसलिए जो दूध का विरोध करेगा हम उसको प्रमोट करेंगे। और इसलिए ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्या क्या बोलते हैं वो इस बात को छिपाएंगे कि गाय के आज की तारीख में जो दूध में खराबी आ गई है, फॉर्मेलिन है, ऑक्सीटोनिन है, हार्मोन इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, वो सरकार के गलत कानूनों की वजह से। और यदि आप देखो, मैं कहता हूं देखो दूध के अंदर फॉर्मेलिन है, दूध पीना छोड़ दो, आप कहां तक भागोगे? अब नारियल में भी प्रदूषण आ गया। नारियल को सल्फर के द्वारा पकाया जाता है। आप गूगल करो कोकोनट राइपनिंग सल्फर, आपको बहुत सारे स्कैम मिल जाएंगे जहां पे नारियल को सल्फर के द्वारा थोड़ा पकाया जाता है, क्योंकि नारियल पे पेड़ पर जब तक 50-60 नारियल लगे हुए, एक पेड़ की कैपेसिटी मान लो 60 नारियल है, 20 नारियल है, 30 नारियल है, तो जब तक 30 नारियल लगे तब तक वो नया नारियल नहीं बनाता। इसलिए क्या करते हैं कि नारियल अभी थोड़ा बहुत पेड़ पे पकने के बाद तोड़ना होता है, लेकिन एकदम कच्चा ही तोड़ लेते हैं, बाद में उसको सल्फर पे पकाते हैं ताकि वो दोबारा वहां पे उस पे नारियल उगना शुरू हो। तो एक ही पेड़ से यदि तुम्हें ज्यादा नारियल बनाने हैं तो उसके लिए गैर कानूनी और अनएथिकल तरीका क्या है कि ज्यादा नारियल तोड़ो, फटाफट नारियल तोड़ो और फिर बाद में उसको सल्फर से पकाओ, क्योंकि एकदम कच्चा नारियल यदि होता है तो उसके पानी में टेस्ट नहीं होता, उसका पानी उसमें से कम निकलता है। बहुत सारे आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा कोकोनट सल्फर। तो यदि मैं आपको कहूं कि भाई देखो नारियल में आजकल सल्फर से पकाते हैं, नारियल पीना छोड़ दो, नारियल का पानी पीना छोड़ दो, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट हुआ। अरे भाई तुम्हें कानून इंप्रूव करने चाहिए कि नारियल में ये पॉल्यूशन आना बंद हो। आप हर जगह से भागते जाओगे, दूध से रिलेटेड, दूध में फॉर्मेलिन मिलाया जाता है या तो ये दूध में गाय भैंस को इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वहां हमें कानून व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम दूध पीना छोड़ दें। फ्रूट में भी पॉल्यूशन आ गया तो आप क्या मौसम्बी संतरा खाना भी छोड़ दोगे? खाओगे क्या फाइनली? घास फूस?
और उसमें भी चलो, उसमें यदि पॉल्यूशन आने की देर है, पर यदि वो खाना शुरू किया तो एक दिन उसमें भी आ जाएगा। फिर दूसरा जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट करते हैं वो ये कि पश्चिमी देश या वियतनाम या जो जापान वगैरह देशों का एग्जांपल देंगे कि देखो यहाँ पे दूध कम मिलता है और यहाँ के लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी कम है, लेकिन उस समय इस बात को छिपा देंगे कि वहाँ के लोग कितना मीट खाते हैं। और तीसरा ये इस बात को भी छिपाएंगे कि सऊदी अरेबिया के लोग, पूरा अरब कंट्री, ईरान और रेगिस्तानी कंट्री, वहाँ पे वर्षों से 5000-6000 साल से 5000 साल से ऊंट का दूध पिया जाता है। तो एक मेरी फिलॉसफी है कि जो आदमी सच को छिपाता है वो झूठे से भी बड़ा झूठा होता है। जो आदमी झूठ बोलता है ना, कम से कम उसका झूठ पकड़ा जाएगा, वो कम डैमेज करता है। जो आदमी झूठ बोलता है वो बुरा आदमी है, पर वो डैमेज उससे कम होगा क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। जब आप गूगल करोगे कि अच्छा उसने ये वाक्य किया था और वो वाक्य, लेकिन जो आदमी सच छिपाता है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट करता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और यही बात आज लॉकडाउन और कोरोना के संबंध में हुई कि लॉकडाउन का विरोध करने की जरूरत थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कोरोना पुराण दे दिया, और वो भी पूरा झूठा, कि कोरोना से कोई मरा नहीं। भाई अमेरिका में 6 लाख लोग मरे। अब वो कोरोना से मरे, 5G के मरे, वो मैं कोरोना के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक्सेस डेथ जिसको बोलते हैं कि 2019 में 28 लाख लोग मरे और 2020 में 33 लाख लोग मरे, यानी 5 लाख लोग ज्यादा मरे। और देखो कि वहां पे 2020 में एक्सीडेंट कम हुए, मर्डर कम हुए, फिर भी 5 लाख लोग ज्यादा मरे, यानी रोगों की वजह से अमेरिका में करीब 6 लाख लोग ज्यादा मरे। फिर वो रोग की वजह से मरे, नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं, या 5G की वजह से मरे, या ट्रंप ने सबको छुरा भोंक दिया, गवर्नरों ने सबको छुरा भोंक दिया, वो एक अलग एनालिसिस हो जाएगी। पर यह बात उन्होंने छिपाई कि अमेरिका में 5 लाख ज्यादा मौतें हुई है ये ईयर 2020 में। तो बात छिपाने का कारण क्या था कि उनको चाहते थे कि जो भी कार्यकर्ता परेशान हो गए वो सारे कोरोना का झूठा ज्ञान पब्लिक में बांटे, अपने आप बदनाम हो जाएंगे। तुम बोलोगे कि कोरोना से कोई मरा नहीं है, तो जो भी आदमी तुम्हारे सामने अमेरिका का डेटा पटक देगा कि ये लो भाई, लिखा है यहाँ की सरकारी संस्था में कि 2020 में 33 लाख लोग मरे, उससे एक साल पहले 2019 में 28 लाख लोग मरे थे। ये यहाँ तो बोलता है 5 लाख जो ज्यादा मरे, और तुम बोलते हो कि ज्यादा लोग मरे ही नहीं है, तो तुम वहां पे जोकर साबित हो गए। और यही हर जगह होगा। आप उनके तर्क लेके पब्लिक में जाओगे, पब्लिक आपको जोकर मान के साइडलाइन कर देगी। तो पूरा एक्टिविज्म जो कि सिर्फ लॉकडाउन के खिलाफ होना चाहिए था, वो कोरोना के लिए हो गया। तो मैं पैटर्न एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि इनको मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने की पुरानी आदत है, जो कि उनके दूध के वीडियो से स्पष्ट होती है। और भी बहुत सारे, चीनी के बारे में भी बताऊंगा कि चीनी के बारे में भी उन्होंने काफी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये मेरा वीडियो था। पर ये जो दूध के बारे में मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों? क्योंकि वो मिशनरी से तुमको बेनिफिट चाहिए कि मैं दूध के खिलाफ बोलूंगा, मिशनरी मुझे यूट्यूब में मुझे प्रमोट करेंगे, जो विदेशी कंपनियां हैं वो मुझे प्रमोट करेगी, और उसका परिणाम कितना भयंकर होगा कि भारत में गोहत्या बढ़ेगी, भारत की खेती कमजोर होगी। तो बाद में जो उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया गाय के दूध के बारे में, वो इसलिए क्योंकि राजीव गांधी के कार्यकर्ताओं के पास काम करवाना था उन्हें राजीव गांधी के जितने राजीव दीक्षित जी के जो कार्यकर्ता थे, राजीव दीक्षित से जो प्रभावित जो भी कार्यकर्ताओं के का जो समूह है, उनके पास उन्हें अपने प्रचार का काम करवाना था, तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बाद का जो स्टेटमेंट है उसको आप डिसरिगार्ड कर दीजिए। उनके जो पहले 2 वीडियो है दूध के बारे में, वो वीडियो मैं आपको कहूंगा एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितने मिसलीडिंग स्टेटमेंट किए थे और क्यों किए थे। क्योंकि मिशनरियों का सपोर्ट चाहिए, और मिशनरियों क्यों सपोर्ट करते हैं दूध के खिलाफ बोलने वाले को, ताकि भारत में गोहत्याएं बढ़े। धन्यवाद।